जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में देखा नेशनलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस एंड देन देखा कि गांधी जी इंडिया में आ गए हैं और इसके बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह को स्टार्ट किया जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह एंड देन एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खेड़ा की कहानी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे जो किसान हुआ करते थे, किसान बेचारे परेशान थे। परेशान ऐसे थे कि प्लेग उस टाइम आया हुआ था और उसी की वजह से क्या हुआ था कि उनकी फसल एक तो बेकार हो गई। फिर दूसरा जो ताल्लुकदार और जो तुम्हारे वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उनको अपने उन्होंने जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। एक तो वो पेंडेमिक था, तो यहाँ पे गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया। तो वही लिखा हुआ है, टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। गुजरात सफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द सीवर प्लेग इन 1918 with 16,740 deaths recorded in Kheda alone. Due to these reasons, the peasants Patidar community refused to pay the raised taxes. There was a bad harvest in 1917-18, coinciding with the price surge of essentials. Gujarat was the part of Bombay Presidency. The British government increased taxes by 23% between 1917 and 1918. As we discussed in the first lecture, second lecture, and I told you about the First World War effect of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो गुजरात है वो गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब 1917 में गांधी जी क्या करते हैं कि एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था सत्याग्रह। ठीक है, तो देख लीजिएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद में क्या हुआ कि जो अहमदाबाद सत्याग्रह है यहाँ पे जो मेन इशू था वो था मिल वर्कर का। ठीक है, मिल वर्कर के साथ क्या था कि जो उनके जो ओनर हुआ करते थे, ओनर चाहते थे कि उनको वेजेस कम देने पड़े और साथ ही साथ उनका वर्किंग आवर बढ़ जाए। तो इन सब से वो गुस्से में थे जो मिल वर्कर थे। ठीक है, वो उन सबके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे या रिवोल्ट कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे आकर के इनको निगोशिएट किया। और अच्छा, एक चीज़ और रीज़न था कि जो उस टाइम प्लेग पेंडेमिक आया तो उसकी वजह से उन्हें बोनस मिल रहा था और बोनस का ये प्लेग खत्म होने के बाद बोनस को विड्रॉल कर लिया गया। तो जो मिल स्ट्राइक जो हुई वो इसलिए हुई कि हमारा बोनस कंटिन्यू किया जाए, हमारे वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और हमारी वेजेस को बढ़ा दिया जाए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेड बाई मिल वर्कर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट poor working condition. Mahatma Gandhi joined it and negotiated on the side of worker. Important reasons was withdrawal of plague bonus. In 1917, outbreak of plague epidemic in Ahmedabad led mill worker to provide a plague bonus up to 75% over regular wages to dissuade workers from leaving town. After the epidemic subsided, owners sought to withdraw the bonus, but workers demanded its continuation, citing the high cost of living. Textile mill workers in Ahmedabad, mostly poor peasant and migrant from rural areas, were paid meager wages stretched between 12 to 15 hours in oppressive condition. क्या बता रहे हैं कि जो उस मिल में काम करने वाले जो लोग थे मेनली वो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, गांव क्षेत्र से बिलोंग करते थे और उनको 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। बोनस भी उन्हें मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया। तो इसलिए गांधी जी ने उनका वहाँ पे सपोर्ट किया। अब आता है हमारा रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसको इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया। उसमें ये था कि अगर इस एक्ट के अंदर, रॉलेट एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न था कि अगर कोई भी इंडियन, कोई भी नेशनल वॉलंटियर अगर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है तो उसको उठा करके आप 2 साल के लिए जेल में डाल दो और विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी बेल, यानी कि कोई बेल नहीं, कोई ट्रायल नहीं। तो गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक जो लॉ चलाया उसको बोला गया रॉलेट सत्याग्रह। लिखा है, रॉलेट एक्ट had hurriedly passed by the Imperial Legislative Council despite the opposition of Indian member. It gave the government enormous power to repress political activities
एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई भी इंडियन अगर काम कर रहा है या उनके गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन अगर ले रहा है, कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, तो उसको आप उठा करके जेल में 2 साल के लिए डाल दो बिना किसी ट्रायल के। ठीक है। महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज अ ब्लैक एक्ट एंड वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वॉन्स अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। अब यहाँ पे जो वर्कर थे, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई। विद द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द अपराइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट फियर्ड दैट लाइन ऑफ रेलवे एंड द टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। अब उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि रेलवे की जो लाइन है, जो टेलीग्राफ की जो लाइन है वो कहीं डिसरप्ट हो जाए। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सप्रेस द नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब यहाँ से क्या हुआ कि लोकल लीडर्स को उठा करके उन्होंने अमृतसर से उठा करके जेल में डाल दिया, महात्मा गांधी को उठा करके मना कर दिया कि भैया तुम अब दिल्ली नहीं आओगे। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिशियल एंड रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 अप्रैल को क्या हो रहा है कि पुलिस जो अमृतसर में थी उन्होंने क्या किया, एक पीसफुल प्रोसेसन यानी कि शांति से लोग अपना काम कर रहे होंगे और उसके ऊपर जाकर के इन्होंने गोलियां चला दी या अटैक कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बैंकों के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक होने लगे। अब इन सब से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ को लागू कर दिया और मार्शल लॉ को लागू कर दिया, जनरल डायर ने यहाँ पे कमांड ले ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जब जनरल डायर को खबर पता चलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने उतरे हैं, तो वो वहाँ पे आकर के ओपन फायर कर देता और उसकी वजह से क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो 300 लोग हैं और जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो 1000+ लोगों की कैजुअलिटीज हो जाती है। लिखा है ऑन 13 अप्रैल 1919 लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू repression law while other had to come attend Baisakhi fair. Being from outside the city, they were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on crowd, killing hundreds. His objective was to produce a moral effect to create in the minds of Satyagrahis a feeling of terror and awe. अब इफेक्ट क्या होता है जलियांवाला बाग कांड के इफेक्ट होंगे कि अब लोगों में एक तो डर का माहौल हो जाएगा। पहली चीज, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड देयर वॉर स्ट्राइक। जैसे जलियांवाला बाग कांड की न्यूज़ जगह जगह पहुंची तो लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस के साथ क्लैशेस होने लगे, अटैक होने लगे इस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन और गवर्नमेंट ने भी उसका बहुत ब्रूटल तरीके से रिप्रेशन लिया, बदला लिया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए, टेरराइज करने के लिए, धमकाने के लिए सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को फोर्स किया गया कि अपनी नाक आपको सड़क पे रगड़नी है, क्राउल करना है, ठीक है, एंड डू सलाम टू ऑल साहिब, जितने भी साहिब हैं उनको सलाम करना है। कुछ गांवों में तो बमबारी भी की गई। महात्मा गांधी फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी को यहाँ पे लग रहा था कि अब हमें एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए जो पूरे इंडिया में वैलिड हो। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं मेरे विचार 3 गोलियों से नहीं मरने वाले। खिलाफत इशू है, ये अपना अगला टॉपिक है। खिलाफत के इशू के साथ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1918-1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यहाँ पे ओटोमन जो कंट्री है उसकी हार हो गई। अब यहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे, इस्लामिक प्रीचर थे, इनको बोलते थे खलीफा।
तो ये बोला गया ऐसा कोई र्यूमर था, ऐसा लोगों में रियलिटी इसकी क्या थी, ये तो स्टूडेंट्स को पता होगा। यहाँ पे ये बताते हैं कि ये एक र्यूमर उड़ाई गई, उसमें बोला गया कि ओटोमन जो टर्की है एम्पायर के जो खलीफा है उनको हम हटा देंगे, ठीक है। और उसको सेव करने के लिए जगह जगह मूवमेंट चलाए गए। ऐसे ही एक इंडिया में मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और इसको चलाने वाले अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की एंड देयर वाज अ रूमर दैट हार्श पीस ट्रीटी गोइंग टू बी imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world. March 1919, to defend the Khalifa temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay. A young generation of Muslim leaders like Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी ने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, क्योंकि मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों इनके साथ डिस्कस कर रहे थे, मुस्लिम लीडर्स थे, और वो कांग्रेस के साथ भी उठना बैठना उनका रहता था। तो गांधी जी ने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम भाई भी अपने साथ हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं, वो नेशन वाइड होगा। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस he convinced other leader of the need to start a non-cooperation movement in a support of Khilafat as well as for Swaraj. अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कलकत्ता सेशन जब हुआ कांग्रेस का, तो वहां पे अदर लीडर्स को उन्होंने कन्विंस किया, समझा लिया कि हमें एक ज़रूरत है बड़े मूवमेंट को लॉन्च करने की, खलीफा का साथ देने की और स्वराज का साथ देने की, ठीक है। अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है कि रॉलेट एक्ट इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब एंड जलियांवाला बाग में से एक्सपोज द ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेज ऑफ फॉरेन रूल। दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ लॉन्चिंग द मूवमेंट। अब देखिए, रॉलेट एक्ट जो हुआ, साथ ही साथ जलियांवाला बाग कांड जो हुआ, तो उस दोनों की वजह से ये सिद्ध हो गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ब्रूटल है, और हम लोगों के लिए कोई उनकी मतलब रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई भलाई नहीं कर रहे, वो सब बस अपना देख रहे हैं। तो ये इन दोनों वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी गांधी जी को लॉन्च करने की, बहुत जल्दी उन्होंने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बोला, असहयोग आंदोलन, इसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आपको क्या करना है कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करना है। उन्होंने इस चीज़ को अपनी बुक में भी मेंशन किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन कैसे हो गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन फॉर द वेरियस रीजन। अब देखिए कि जो खादी था, खादी बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो पुअर जो पीपल थे, दोज हु वर बिलोंग्स टू पुअर कैटेगरी, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। दिस इज दे कुड नॉट बाय बायकॉट मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो मिल का कपड़ा बना हुआ था उसको ज़्यादा लंबे समय तक उसको बायकॉट नहीं कर सकते थे। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एंड कोर्ट वर नीडेड टू रिप्लेस ब्रिटिश वन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि जो ब्रिटिश स्कूल्स हुआ करते थे, कॉलेजेस हुआ करते थे, तो वो यहाँ पे इतने ऑल्टरनेट्स उनके नहीं थे, तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको भेजे कहाँ पढ़ने के लिए। एज ए रिजल्ट मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्लोली रिटर्न टू देयर इंस्टीट्यूशंस एंड लॉयर्स ऑल्सो वेंट बैक। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स अपने अपने इंस्टीट्यूट में वापस चले गए। Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British one. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government school and lawyers joined back work in government court. Rebellion in countryside, यानी कि एनसीएम का कैसे कैसे लोगों ने अपने तरीके से उसको नींद से निकाला। गांधी जी ने यहाँ पे स्वराज की बात करी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्वराज से रिलेटेड आता है बोर्ड में। हर साल तो नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं अल्टरनेट ईयर्स में इसको पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस मीनिंग ऑफ स्वराज।
तो अवध में क्या हुआ कि अवध में किसान आंदोलन चल रहा था। और किसान आंदोलन आंदोलन में क्या था पीजेंट मूवमेंट में, कि जो वहाँ पे उनके जमींदार हुआ करते थे, जो उनके ताल्लुकदार हुआ करते थे, वो उनसे फोर्स्ड लेबर करवाते थे, बेगार करवाते थे। अच्छा, बेगार करवाते तो मतलब कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता था, ये नहीं कि उनको कुछ पैसे वैसे मिल रहे हैं। तो अच्छा, इसके अगेंस्ट में थे ये सब किसान वाले। तो यहाँ पे एक लीडर हुए हैं जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। इनको सन्यासी भी बोला जाता है, और गिरमिटिया मजदूर जो हुआ करते थे फिजी में, उनके लीडर भी रहे हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। अच्छा, लोगों की डिमांड ये थी कि हमें ये जो टैक्सेस वगैरह जो रेवेन्यू लग रहे हैं वो ना देने पड़े, और जो बेकार हो रही वो ना करनी पड़े। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जगह पे नाई धोबी बंद चलाया गया। नाई धोबी बंद का मतलब क्या था कि जो बार्बर्स थे, जो वॉशरमैन थे, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्या होता है अक्टूबर में अवध किसान सभा को, तो इसके लिए देखो लिखा है कि ओ शिट, नाई की दुकान अब फिर नहीं खुलेगी। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. As the movement spread in 1921, the house of Talukdar and the merchants were attacked, bazaars were looted and grain holds were taken over. क्या हो रहा है कि अक्टूबर में किसान सभा को, अवध किसान सभा को सेटअप किया गया जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। इसके साथ ही साथ एक महीने में इसकी 300 ब्रांचेस खोल दी गई। गजब की तरक्की करी भाई। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, अब जैसे ही मूवमेंट 1921 में स्प्रेड हुआ, जगह जगह फैला, तो यहाँ पे जो ताल्लुकदार, जमींदार और जो व्यापारी के जो घर हुआ करते थे, उनके ऊपर लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बाजार को लूटना स्टार्ट कर दिया। और जो ग्रेन जो उनके होल्ड करके रखे थे, वो ले जाकर दूसरे लोगों को देने लगे। इसके बाद एक आप और टॉपिक इसी में देखेंगे, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में क्या है कि गुडे मिल्स में गुरिल्ला वॉरफेयर चलने लगी। तो यहाँ पे इस मूवमेंट को लेड करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। और अल्लूरी सीताराम राजू अपने आप को बोलते कि हम भगवान का अवतार हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि अपने पास कुछ मिरेकल है, कुछ स्पिरिचुअल वैसी पावर है थोड़ी सी। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, और ये बताते थे कि हम गांधी जी से इंस्पायर हैं, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, लिखा है कि गुटेमिल ऑफ आंध्र प्रदेश a militant guerrilla movement spread in 1920s. Colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle. अब यहाँ पे क्या किया गया कि इन्होंने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया, जो ट्राइबल कम्युनिटी वो तो वहीं रह रही, वो बेचारी कहाँ जाएगी, जानवर भी नहीं चरा पाएगी, फ्यूल वुड भी नहीं ले पाएगी, तो फिर खाना किस में बनाएगी। तो यहाँ पे लोग उनके एंटी हो गए। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने यहाँ पे इस मूवमेंट को लेड किया, और इन्होंने इसके जाकर के अटैक किया। तो गोडेम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फॉक हीरो। अब राजू को उठा करके पकड़ लिया गया, उसको 1924 में फांसी पे लटका दिया गया, और वो एक फोक हीरो बन गया। असम में क्या होता है, असम में जो प्लांटेशन वर्कर हैं, जो टी प्लांटेशन वर्कर है, तो वो ये चाह रहे थे, देखिए स्वराज के डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं। आंध्र प्रदेश में स्वराज का मतलब लोगों ने अलग निकाला, अवध में अलग निकाला, असम में अलग निकाल रहे हैं। स्टूडेंट के लिए स्वराज का मतलब अलग है। तो असम में मतलब क्या है कि जो पीजेंट है, जो बागान में जो लेबर काम कर रही है, जो किसान काम कर रहे हैं, तो उनका मतलब था कि हम कहीं भी अपनी मन मुताबिक आ जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में आया, उसके तहत क्या था कि उनको परमिशन नहीं थी कि अपने गार्डन को छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, जो रिबेलियंस थे, ये जो पीजेंट वर्कर थे, उनका ये मानना था कि उनका ये मतलब वो चाहते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि हम कभी भी यहाँ से आ जा सके। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home. What they did, they thought कि now we are independent, so they left their places and they ran away. But they unfortunately they were not successful. They however never reached their destinations.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड गिव गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनको ये लगता था कि गांधी राज आने वाला है, अब यहाँ पे सभी को अपने अपने गांव में ज़मीनें मिल जाएंगी, हम सब खेती करेंगे। ये चीज़ें थी। स्टैंडर्ड ऑन द वे बाई रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, अब उन्हें पता नहीं था लेकिन रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी। इस वजह से क्या हुआ, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरीके से मारा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोर्ड हर साल लगभग लगभग क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका सडन कॉज था कि चौरी चौरा में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट, कुछ लोग ग्रुप में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने आकर के लाठीचार्ज कर दिया। अब वो लाठीचार्ज किया तो उसका बदला पुलिस लोगों ने पुलिस वालों की चौकी जला करके लिया। अब यहाँ पे मूवमेंट टर्न हो गया नॉन वायलेंस में, लेकिन गांधी जी तो बोलते थे ट्रूथ और डेयर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। अच्छा, अदर रीजंस क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट, खादी वॉज सो एक्सपेंसिव, नो ऑल्टरनेटिव ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे इनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं थे स्कूल और कॉलेज के लिए। खादी भी बहुत महंगा था, तो लोग वापस से अपने फॉरेन क्लॉथ्स की तरफ जाने लगे, मिल मेड क्लॉथ की तरफ जाने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो लोगों को लगा कि पैसा वैसा कहाँ से आएगा, चलो भैया जॉब कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं करते हैं ख़त्म, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।